हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो, मैंने कल के क्लास में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो रिएक्टर के बारे में, कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, ये सब आपको समझा दिया था। राइट। आज हम लोग जो है एमसीक्यूज करेंगे उस चैप्टर का। अंडरस्टूड। तो आज हम लोग जो है एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कुछ फ्रेम की हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप मेरे साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है और आपको ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कितना आता है। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस इज लोकेटेड इन लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कॉल्ड। अब बताओ, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस है उसको नेशनल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, और उसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है, वो उसको क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे होते हैं बताओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज नोन एज टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ही है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और इसी जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसमें ट्रांसफर डीएनए होता है कि नहीं, जो कि होस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ना। व्हेन द टीआई प्लाज्मिड एंटर्स इनसाइड द होस्ट, जो टीडीएनए है वो टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट हो जाता है और होस्ट के अंदर ट्रांसफर होके जो है वो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, किसमें, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। अंडरस्टूड। So the answer for the very first question is option number 1. Is this clear or not? आप मेरे से पहले जो है वो पॉज कर करके कमेंट में लिखते जाना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर नाइफ एंड मॉलिक्यूलर ग्लू आर रिस्पेक्टिवली। मॉलिक्यूलर नाइफ किसको बोल रहे होते हैं बच्चों? तो मॉलिक्यूलर नाइफ बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। और मॉलिक्यूलर ग्लू जो है वो हम किसको बोल रहे होते हैं? डीएनए लाइगेज को। समझ में आया कि नहीं? डीएनए लाइगेज को। ये जो आपका मॉलिक्यूलर नाइफ है, दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। ये क्या करता है, कहाँ पे कट करता है? तो जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है वहां पे ये कट लगाता है। और जो मॉलिक्यूलर ग्लू है, जिसको हम डीएनए लाइगेज या लाइगेज बोल रहे होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ये भी चीजें आप साथ साथ में सीखते हुए चलो। हालांकि मैंने सारा चीज जो है आपको सिखा दिया है, आपको मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको ये चीजें पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल, है ना। पीसीआर विच स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि जीन की कॉपीज बनाती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 to the power n, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉपीज। यस और नो? n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉपीज। तो यहाँ पे 6 नॉट कॉपीज, आई एम सॉरी, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल। समझ में आया कि नहीं? n का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइकिल। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ साइकिल कितना है? 6। तो 2 टू द पावर आप 6 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 64। यस और नो? 2 टू द पावर 6 क्या हो जाता है आपका? 64। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज 64, ऑप्शन नंबर 4। एनी डाउट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना। प्रोसीजर्स इन्वॉल्व, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होस्ट के अंदर जब होता है, तो इसमें एक मेथड मैंने आपको इलेक्ट्रोपोरेशन भी बताया था, है ना। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या हम लोग कर रहे होते हैं बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ। तो याद करो, जो हमारा ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा, मेकिंग ट्रांजिएंट यानी टेम्पोररी पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, है ना, टू इंट्रोड्यूस जीन कॉन्स्ट्रक्ट्स। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग एक, यू कैन से, शॉर्ट स्पैन के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स क्रिएट हो सके। जब पोर क्रिएट हो जाएगा तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस पोर के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और उसके बाद से हम शॉक देना बंद करेंगे और जो सेल है हमारा दोबारा बंद हो जाएगा। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है पीबीआर 322 वेक्टर, है ना। पीबीआर 322 वेक्टर क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। पीबीआर 322 जो है बाबू, वो क्या है? एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ना। इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। पी मतलब होता है प्लाज्मिड, बी आर मतलब बॉलिवियर एंड रॉड्रिग, जिसने इसको बनाया था, क्या नाम था उसका? बॉलिवियर एंड रॉड्रिग। एंड 322 इज द ऑर्डर जिसमें इसको बनाया गया था। उस लेबोरेटरी में और भी वेक्टर्स बनाए गए थे,
जिसमें PBr322 जो है वो आर्टिफिशियल वेक्टर है, तो इट इज अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो माइक्रोब, ये आपका AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। Two microorganisms found to be very useful in genetic engineering are very simple. Please write your answer in the comment section. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इस्चेरिचिया कोलाई, है ना, जिसको हम बेसिकली एज अ होस्ट यूज कर रहे होते हैं बच्चों, है ना। मोस्ट डिजायरेबल होस्ट होता है आपका ई कोलाई, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 20 मिनट ही है, और हम इजीली अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं। दूसरा है आपका एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस, बिल्कुल सही बात है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो है इट इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन द प्लांट्स, है ना, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है प्लांट्स के केस में। इसको हमने इसका जो यू कैन से पैथोजेनिक इफेक्ट है उसको नॉकआउट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, यानी इसको हमने डिसार्म किया है। और कैसे डिसार्म किया है उसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को लेक्चर अपलोड करके दिया है, ठीक है, आप लोग जाकर उसको देखना। आई एम डैम श्योर दैट यू वोंट बी डिससेटिस्फाइड विथ माय लेक्चर्स। उसके अलावा मैंने हर लेक्चर में अपनी एनसीईआरटी रीडिंग कराई है, एक एक लाइन जो एनसीईआरटी है, एक एक वर्ड एनसीईआरटी की मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। आपको एक प्रॉपर नोट्स भी उसमें मिलेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और एक भी क्वेश्चन आपका नीट से नहीं छूटेगा, दैट इज माय गारंटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज फ्रॉम द नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, है ना, 2017 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ वेरी इजी। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए के यू कैन से स्ट्रैंड है उसको हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, उसको विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते, तो उसको स्टेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड का, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईटीबीआर, है कि नहीं। ईटीबीआर से हम लोग स्टेन करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं, और ये दोनों स्टेप करने के बाद ब्राइट ऑरेंज बैंड्स जो है डीएनए का नजर आता है। इज दिस क्लियर और नॉट? जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है इसको हम लोग एज अ ट्रैकिंग डाई यूज करते हैं। ट्रैकिंग डाई क्या होता है ये मैंने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पढ़ाया था तो आपको समझाया था। 2017 में एक और क्वेश्चन भी आया था कि डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। आरएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? अगेन निगेटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, और फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको नेगेटिव चार्ज देता है, PO4 3-। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के मुझे बताओ, है ना। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। ऐसा जीन जिसके एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ है सेल या नहीं, उसको हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। याद करिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स आर द जीन्स दैट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, है ना, whether the transformation process has occurred or not। मैंने आपको पढ़ाया था, और सिलेक्टेबल मार्कर जनरली इकोलाई के लिए भी आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं they are used as selectable markers for E. coli। Yes or no? Next question है the thermostable enzyme stack, है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या है बताइए। फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, इसका सोर्स क्या है? T stands for thermos, और AQ stand for aquaticus, और PFU, P stands for what? Pyrococcus, and FU stands for furiosus। ये सब मैंने आपको PCR वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है ना, तो इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रही हूँ। ये दोनों जो है थर्मोस्टेबल यू कैन से एंजाइम्स हैं, और ये जो है आपके क्या है, किस प्रकार के एंजाइम है? सो दे आर बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज, है ना। और वो कौन से स्टेप में यूज होते हैं? थर्ड स्टेप ऑफ द पीसीआर, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर बोलते हैं, उस स्टेप में टैग पॉलीमरेज और पीएफयू एंजाइम्स यूज कर किए जाते हैं, जो कि एक प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज हैं। ये पॉलीमराइजेशन करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेंगे। किस स्टैंड से? 5' to 3' डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। और कौन से स्टेप में यूज होंगे? एक्सटेंशन, थर्ड स्टेप ऑफ पीसीआर में यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, इल्यूजन मीन्स। बताओ, आप बताइए, इल्यूजन कहाँ आपको पढ़ाया था? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे, है ना, तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एग्रोस जेल से कट करके
उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और उसी प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में मुझे लिख कर बताओ। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल, जेल मतलब एग्रोस जेल जो कि मैट्रिक्स के जैसा यूज हो रहा है, and extracted from the gel piece. Yes or no? So the answer for this question is option number 3. Next question is the PBR322 vector contains ampicillin resistance gene and a tetracycline resistance gene. Very very important question. जो ये बच्चा बना लेगा क्वेश्चन आंसर, जो ये कमेंट बॉक्स में जिसका दे ले जो दे सकता है, वो समझ लो कि बहुत अच्छा हो गया, उसका बायोटेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो क्या क्वेश्चन है कि द PBR322 वेक्टर कॉन्टेन्स ampicillin resistance gene or tetracycline resistance gene. If a foreign gene is inserted at the BAMH1 site within the tetracycline resistance gene, तो ट्रांसफॉर्मेंट के साथ क्या हो गया, जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक वेक्टर है, आपको PBR322 का स्ट्रक्चर याद होगा। इस साइड आपका क्या है, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इधर क्या है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना। इसमें टेट्रासाइक्लिन में क्या था, BAMH1 साइट था और SAL1 भी था, याद करो SAL1 भी था, है ना। अभी नहीं भी याद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर BAMH1 की जगह पर हमने अपना जीन इंसर्ट कर दिया, BAMH1 की जगह पे अगर आप अपना जीन इंसर्ट कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो BAMH1 जो है वहां का जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो तो लॉस्ट हो गया, यानी जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना, जो इकोलाई के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा जिसको हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के नाम से जानते हैं, दैट विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। उसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन अभी भी वो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस रखेगा। सो एम्पिसिलिन में वो ग्रो कर सकता है, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में वो ग्रो नहीं कर पाएगा, इट विल बिकम सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट विल बी, वी कैन से, देखते हैं, आप बताओ मुझे कमेंट में लिख के। तो आंसर विल बी यहाँ पर, रुक जाओ, रेजिस्टेंट, यस रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन बट सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। ऑब्वियसली टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। क्यों टेट्रासाइक्लिन में कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट हो गया BAMH1 साइट पे, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट होने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो इनएक्टिवेट हो गया, वो खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया, उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। सो जो आपका ट्रांसफॉर्मेंट है इट विल बी रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन बट इट विल बिकम सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, इट विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12, to prevent self ligation of a linearized plasmid vector which enzyme is used to treat the vector before the ligation step। देखिए कभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था कि जब हम लोग, जैसे मान लो ये वेक्टर डीएनए है ना, या प्लाज्मिड डीएनए जिसको बोलेंगे, या फिर अगर हम लोग बात करें सेम थिंग विद द फॉरेन जीन ऑल्सो, अगर हम लोग इसको यहाँ पे कट कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, यहाँ पे 5 प्राइम में यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, 3 प्राइम में यहाँ OH है हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पे 3 प्राइम में यहाँ पे 3 प्राइम में क्या है, OH है ना। तो अगर हम लोग वेक्टर को कट कर रहे होते हैं तो ये फिर से तो बॉन्ड बना के जुड़ सकता है ना, 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला फिर से बॉन्ड बना के जुड़ सकता है, ये वाला भी फिर से बॉन्ड बना के जुड़ सकता है, यस और नो। तो सेल्फ लाइगेशन हो सकता है, तो अगर सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा तो यहाँ पे फॉरेन जीन आकर इंसर्ट ही नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का हमें रिमूवल करना होगा। समझ में आ रहा है कि क्या करना होगा, यहाँ पे हमें फॉस्फेट ग्रुप जो है इसका रिमूवल करना होगा, कहाँ से, 5 प्राइम एंड से, 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करने से सेल्फ लाइगेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। और फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल 5 प्राइम एंड से करता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये मैंने आपको लेक्चर के समय बताया था, जब मैंने आपको टूल्स ऑफ यू कैन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, उसमें एंजाइम्स वाले टॉपिक में मैंने एल्केलाइन फॉस्फेटेज भी बताया था, यस और नो। Next question, the biolistic or gene gun method is most commonly used for the transformation of, बताओ, जिसमें हम गोल्ड और टंगस्टन का बुलेट यूज करते हैं, तो ये किसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, वेरी इजी,
प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। यस और नो, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एनिमल सेल के लिए हम क्या यूज कर रहे थे बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन यूज कर रहे थे, है कि नहीं, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए और जीन गन प्लांट सेल के लिए। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लांट सेल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जीन गन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, जब बायोसिंथेटिक स्टेज हुआ, यानी कि जब हमारा जीन एक्सप्रेस कर गया और पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद से हम उस प्रोडक्ट का सेपरेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे और प्रिजर्वेशन करेंगे, फॉर्म्यूलेशन जिसको बोलते हैं, फॉर्म्यूलेशन या प्रिजर्वेशन, और ये सब स्टेप्स आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो कौन सा स्टेप नहीं आएगा, ये भी एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने जब इसके ऊपर लेक्चर लिया था, जस्ट मेरा प्रीवियस लेक्चर ही, उसमें भी बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो आंसर विल बी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कम्स अंडर अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, या जिसको बायोसिंथेटिक स्टेज बोलते हैं। अंडरस्टूड, सो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, टू मेक अ बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट to take up the DNA, they are treated with a specific concentration of, yes, देखो जो DNA है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, तो डीएनए को वो इजीली एंटर नहीं करने देगा। तो सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम डाईवैलेंट कैटायन से उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है ना, CaCl2 से हम लोग ट्रीट करते हैं, जो कि डीएनए की बाइंडिंग जो है ना, किसके साथ, यू कैन से होस्ट के साथ इंक्रीज कर देता है, ताकि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनहांस हो सके। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट है आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय, ये वेरी इजी क्वेश्चन। जो कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो कब हुआ था, वो 1972 में स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने किया था। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आप पॉज करके आंसर लिख दिया करो, क्योंकि बोर्ड पे तो आपको दिख ही रहा होगा ना स्क्रीन पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टैप पॉलीमरेज इज यूज्ड इन विच स्टेप ऑफ पीसीआर। अभी जस्ट बच्चों बताया मैंने अभी, है ना, कुछ क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया था आपको। तो ये यूज किया जाता है थर्ड स्टेप, द लास्ट स्टेप ऑफ पीसीआर, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर। पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन, जो हाई टेम्परेचर पे होता है, तकरीबन 94 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर अनीलिंग, यानी कि प्राइमर्स हम लोग लगा रहे होते हैं, किस साइड प्राइमर लगा रहे होते हैं, 3 प्राइम एंड पे डीएनए के प्राइमर लगा रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अंडरस्टूड, तो यहाँ भी नहीं यूज कर रहे होते हैं हम टैक पॉलीमरेज। कहाँ यूज कर रहे होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर में। और टैक पॉलीमरेज एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि थर्मोस्टेबल एंजाइम है ना, थर्मस एक्वेटिकस नाम के आर्की बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। Which bond is broken during denaturation process of PCR? PCR में जो DNA strands होते हैं उसके जो bases हैं, nitrogenous bases, they are connected with the help of hydrogen bond. Obviously, adenine जो है it is connected to thymine with the help of 2 hydrogen bond, and guanine is connected to cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. So very simple, hydrogen bonds will be broken. So the answer will be option number 4, hydrogen bonds. Next question, A is used as a medium in agarose gel electrophoresis and is extracted from, very easy, agarose gel electrophoresis lecture में जाकर आप देखो, एनसीईआरटी का भी ये लाइन है। तो जो आपका मीडियम यूज किया जा रहा है एग्रोज में, वो कौन है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एज अ मीडियम हम लोग एग्रोज का ही यूज कर रहे होते हैं। एंड एग्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। एग्रोज कहां से ऑब्टेन होता है, सीवीड। सो क्लियर कट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1, आर रेफर्स टू, बताओ ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसमें ई क्या है, जीनस है इस्चुरेचिया, CO यानी जो सेकेंड 2 लेटर है ये क्या है, स्पीशीज है कोलाई, R जो है वो है स्टेन, स्टेन का नाम क्या है, RY13, और 1 क्या है, 1 इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। सो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन में R पूछा है, तो R इज व्हाट, स्टेन, एंड स्टेन का नाम क्या है यहाँ पे, RY13 विच इज रिटन इन द एनसीईआरटी बुक। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेटेरोलोगस होस्ट, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में आपको बताया है। अ हेटेरोलोगस होस्ट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, हेटेरोलोगस होस्ट किसको बोलते हैं, एक ऐसा होस्ट जो रिसीव कर रहा होता है और एक्सप्रेस कर रहा होता है फॉरेन जीन को, फॉरेन डीएनए को,
है ना, जो कि नेचुरली वो काम नहीं करता है, लेकिन आप उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू विवश कर दो, मजबूर कर दो कि वो रिसीव करे और एक्सप्रेस करे फॉरेन जीन को, उसी को हम हेटेरोलोगस होस्ट बोल रहे होते हैं। सो क्लियर कट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देखो मैंने ये सब क्वेश्चन खुद से बनाया है, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, कुछ मैंने एक दो बुक से भी लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के लिखना। देखो मैंने जानबूझ के एक छोटे से वर्ड से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। इन ऑर्डर टू आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल का सेल वॉल को हम किससे ट्रीट करेंगे? बैक्टीरियल का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जिसको हम म्यूरिन बोलते हैं। और म्यूरिन जो है ये आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको नैग बोल रहे हैं, एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसको ब्रेक करने के लिए, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जिस एंजाइम का हम यूज करते हैं वो है लाइसोजाइम। तो आंसर विल बी व्हाट? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो नैग और नैम के बीच में जो बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको तोड़ देता है। तो आंसर विल बी व्हाट? लाइसोजाइम। समझ में आया? पेप्टिडोग्लाइकन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एंजाइम पूछा है, पेप्टिडोग्लाइकन का तो बना हुआ है ना बैक्टीरिया का सेल वॉल, तो ये आंसर नहीं होगा। काइटिनेस फंगस और इंसेक्ट के लिए यूज करते हैं। जाइमेज जो है वो ईस्ट, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिसको बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, वहां पर यूज किया जाता है फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना, जो शुगर को कन्वर्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यस। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल बिफोर स्पूलिंग डीएनए? स्पूलिंग क्या होता है? जब डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, है ना, डीएनए को हम लोग, जब डीएनए हमें व्हाइट कलर का दिखता है तो उसको हम लोग एक ग्लास रॉड डाल के आइसोलेट कर लेते हैं ना, निकाल लेते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। जो आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। तो स्पूलिंग से पहले क्या करना होगा? वेरी इजी और वेरी गुड क्वेश्चन है ये, समझ में आया कि नहीं? ये आपके बुक में लिखा हुआ भी है बारीकी से, यही सब चीजें आपको एनसीईआरटी की ध्यान रखनी है। तो हमें करना होगा रिमूवल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, है ना, डीएनए के साथ आपके हिस्टोन प्रोटीन्स भी लगे होते हैं, तो प्रोटीएज एंजाइम यूज करके आप उसका रिमूवल करोगे बिफोर स्पूलिंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो स्पूलिंग की बात करते हैं, पीसीआर भी स्पूलिंग की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी स्पूलिंग की बात करते हैं। तो आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्पूलिंग के पहले रिमूवल करेंगे हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक बेसिक प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। यस और नो? तो इट इज अ बेसिक, यू कैन से, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका आंसर समझ गया, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप लोग कमेंट में लिख के बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? द टाइटल फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनको फादर ही नहीं पता होता है। द टाइटल फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज गिवन टू डैश who coined the term biotechnology in 1919। तो जो टाइटल है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो हम किसको दे रहे हैं? स्टैनले कोहेन को दे रहे हैं? नहीं भाई, स्टैनले कोहेन को थोड़ी ना देंगे। स्टैनले कोहेन ने क्या किया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो क्रिएट किया था, किसके साथ? हर्बर्ट बॉयर के साथ। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन है कैरी मिनाटी। नहीं भाई, कैरी मिनाटी तो यूट्यूबर है, मैंने ऐसे फन वे में इसका यू कैन से ऑप्शन बनाया है, तो ये आंसर नहीं होगा। पॉल बर्ज, ये भी आंसर नहीं होगा। बहुत लोग गलत जानते हैं, अगर आपको लग रहा है पॉल बर्ज फादर है बायोटेक्नोलॉजी का, तो आप गलत हो। जो पॉल बर्ज है, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ज किसके फादर है बच्चों? ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इज दिस क्लियर और नॉट? पॉल बर्ज जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं, ना कि बायोटेक्नोलॉजी के। आंसर विल बी कार्ल इरेके, जिसको कैरोले इरेके भी बोलते हैं, या फिर यू कैन से कार्ल इरेके भी बोल सकते हो। समझ में आया? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। कार्ल इरेके इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज 1963 में दो एंजाइम्स यू कैन से डिस्कवर हुई थी ना, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा मिथाइलेज। यस और नो? याद करो तो कौन सी थी वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड? हिंद 2। यस और नो? हिंद 2, जिसमें एच मतलब क्या हो गया? जीनस, जिसका क्या नाम है? हीमोफिलस। और आई एन जो सेकेंड 2 लेटर है, ये स्पीशीज है जिसका क्या नाम है? इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और डी जो है वो स्ट्रेन है, 2 जो है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या कॉज करता है बताइए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये कॉज करता है निमोनिया। निमोनिया इज कॉज बाय 2 बैक्टीरिया, है ना, वन इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो क्लियर हो गया होगा।
और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे ऊपर बेस्ड होगा। समझ में आया? बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है नीट पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर करिए, है ना, ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके, मेरा नॉलेज बच्चे बच्चे तक स्प्रेड हो सके, है ना। चलो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है।